हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स फ्रॉम 15 जून 2021 टिल 21 जून 2021। इन वीडियोस के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं वो डिस्कस करती हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उससे रिलेटेड लॉज, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज न्यूज़ में आए होते हैं उस वीक के अंदर हम वो डिस्कस करते हैं। प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ आई होती है मैं वो भी डिस्कस करती हूँ इन वीडियोस के अंदर। Now, who should watch these videos? I think everyone should watch this video because law ऐसी चीज़ है जो हर किसी से रिलेट करता है। बट इन पर्टिकुलर अगर आप एक एडवोकेट हो और आप अपडेटेड रहना चाहते हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जब भी कोई केस आता है अगर आपको पता है न्यू लॉ क्या है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी। रिसर्च पेपर किस पर लिखना चाहिए, क्या न्यूज़ के अंदर है, आपको इंटर्नशिप में हेल्प करेगा, इंटरव्यूज़ में हेल्प करेगा। राइट, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एलएलबी या एलएलएम के लिए, या फिर आप एलएलएम इन जर्नल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब किसी और लॉ स्कूल के लिए, ठीक है, आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो जिसमें लॉ ऑप्शनल लिया है, आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक डीयू, पीयू, महाराष्ट्र सीईटी, बीएचयू, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स के लिए एआईएलटी ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, या यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Delhi riots, 3 student activists get bail. High Court slams police for casually invoking anti-terror law, says right to protest not same as terrorist activity. जब दिल्ली के राइट्स हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, तो ये 3 स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए थे और हाई कोर्ट ने अब इनको बेल ग्रांट करी है और पुलिस को कहा है कि जो एंटी टेरर लॉ है वो ऐसे ही आप इन्वोक नहीं कर सकते, कैजुअली नहीं इन्वोक कर सकते। वो बहुत ही बड़ी बात है, टेरर जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट से डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि और क्या कहा। पुलिस अरेस्टेड जवाहरलाल नेहरू जेएनयू के स्टूडेंट्स और जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए थे इन मई 2020। दे वर बुक्ड अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे यूएपीए कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। हम देखेंगे कि ये क्या है एक्ट। इन कनेक्शन विद द दिल्ली राइट्स दैट ब्रोक आउट इन 2020 आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, और वो वायलेंट टर्न हो गए थे। ऑफेंसेस अलेज्ड अगेंस्ट, और भी बहुत सारे सेक्शंस के अंदर इनके अगेंस्ट एफआईआर थी, बट जो मेजर यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो सेक्शंस लगाए गए थे वो थे ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15, 17 एंड 18। वो क्या है, सेक्शंस क्या है? सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 17 लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट, मतलब इनके अगेंस्ट एलिगेशंस थे कि इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फंड्स भी रेज किए हैं, ठीक है। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट the offences of punishment for conspiracy etc to commit a terrorist act or any act preparatory to commit a terrorist act। conspiracy मतलब प्लान करना, टेररिस्ट एक्ट की प्लानिंग करना, ये चार्जेस इनके अगेंस्ट लगाए गए थे कि इन्होंने ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट का ऑफेंस, टेररिस्ट एक्ट किया है तो वो एक ऑफेंस है ऑब्वियसली। नंबर 2, इन्होंने फंड्स इकट्ठा किया है। नंबर 3, इन्होंने कॉन्स्पायर किया है, प्रिपरेशन करी है और कमिट किया है टेररिस्ट एक्ट, ठीक है ना। ये अगेंस्ट एलिगेशंस थी। सेक्शन 15 द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या है, टेररिस्ट एक्ट क्या है? हुएवर डज एनी एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, जो हमारी कंट्री की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है ऑफ इंडिया, और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। मतलब स्ट्राइक टेरर मतलब टेरर क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ द पीपल और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के माइंड में टेरर क्रिएट करना, ठीक है, ठीक है, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स,
ठीक है ना, और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस और अदर केमिकल्स और बाय एनी अदर सब्सटेंसेस वेदर biological radioactive nuclear or otherwise of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause what death of or injuries to any person or persons, loss of or damage to or destruction of property, disruption of any supplies or services essential to the life of the community in India or in any foreign country, damage or destruction. तो मतलब टेररिस्ट एक्ट ये इन्होंने डिफाइन किया है बेसिकली टेररिस्ट एक्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये टेररिस्ट एक्ट है अंडर सेक्शन 15। बाकी हमने सारे सेक्शंस छोटे छोटे समझ ही लिए थे। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। व्हाट डिड द दिल्ली हाई कोर्ट say? The phrase terrorist act has been defined in a very wide and detailed manner within section 15 itself। वो कहते हैं कि जो terrorist act section 15 के अंदर defined है वो बहुत ही wide and detailed manner में defined है, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा। In our opinion, the court must be careful in employing the definitional words and phrases used in section 15, ठीक है ना, जो exact words हैं उनका exact meaning consider से पहले कोर्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है ना, एम्प्लॉइंग केयरफुली एम्प्लॉय करना चाहिए डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है ना। द कोर्ट मस्ट बी केयरफुल इन एम्प्लॉइंग द डेफिनेशनल वर्ड्स and the phrases used in section 15, okay, in their absolute literal sense or use them lightly in a manner that would trivialize the extreme heinous offense of टेररिस्ट एक्ट। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को, कोर्ट ने क्या कहा, दैट आप किसी भी चीज़ को टेररिस्ट एक्ट, किसी भी ट्रिवियल एक्ट को टेररिस्ट एक्ट नहीं बोल सकते विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टेररिज्म इज डिफरेंट इवन फ्रॉम कन्वेंशनल हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम है जैसे कि रेप, किडनैपिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनसे भी ये कन्वेंशनल हीनियस क्राइम से भी डिफरेंट है टेररिज्म, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे किसी भी एक्ट को टेररिज्म नहीं बोल देना जस्ट बिकॉज उसकी जो वर्डिंग्स हैं जो टेररिस्ट एक्ट की वो बहुत वाइड हैं, तो उसके अंदर हर एक्ट नहीं फॉल करेगा। ऑब्जर्व्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हितेंद्र विष्णु ठाकुर, द एक्सटेंट एंड रीच ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी मस्ट ट्रैवल बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ an ordinary crime and must not arise merely by causing disturbance of law and order, ठीक है। वो कहते हैं कि mere disturbance of law and order cannot be said to be a terrorist activity, ठीक है ना, और even public order and must be such that it travels beyond the capacity of the ordinary law enforcement agencies to deal with it under the ordinary penal law, ठीक है ना। इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो ordinary law agencies है उनकी भी capacities है, उनके भी उससे बाहर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, terrorism is generally an attempt to acquire or maintain power or control by intimidation and causing fear and helplessness in the minds of the people at large or any section thereof and is totally abnormal phenomena। वो कहते हैं कि terrorist activity क्या है, attempt or acquire to maintain power or control by intimidating and causing fear and helplessness amongst the people, right। तो ऐसा कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। Now, what did the court say? Every terrorist may be a criminal, but every criminal cannot be given the label of a terrorist only to set in motion the more stringent provisions of TADA। वो कहते हैं कि every criminal is not a terrorist. Every criminal is not a terrorist, but yes, every terrorist is equal to a criminal। and आप हर criminal को terrorist बोलकर इसलिए ये terrorist नहीं बोल सकते कि आप stringent laws apply करना चाहते हो, उनके ऊपर applicable करना चाहते हो। This is wrong. That is what it is the court said। In our view, therefore, notwithstanding the fact that the definition of terrorist act in section 15 UAPA is wide and even somewhat vague, the phrase must partake of the essential character of terrorism and the phrase terrorist act cannot be permitted to be casually used। उन्होंने कहा कि जो terrorist act define किया गया है section 15 और UAPA के अंदर वो बहुत ही vague है, ठीक है ना, मतलब क्लियर कट डिफाइन नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियर दैट व्हाट इज़ अ टेररिस्ट एक्ट, बहुत वाइड है। तो इसलिए क्या होना चाहिए,
वर्ड क्या यूज़ किया, इसेंशियल कैरेक्टर ऑफ टेररिज्म होना चाहिए एंड द फ्रेज टेररिस्ट एक्ट कैन नॉट बी परमिटेड टू बी यूज कैजुअली। अगर उसके अंदर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेररिज्म नहीं है तो हम उसको टेररिस्ट एक्ट नहीं बोल सकते, राइट। इट कैन नॉट बी अप्लाइड casually to criminal acts or omissions that fall squarely within the definition of conventional offences as defined inter alia under the IPC. It is therefore clearly the position in our jurisprudence, ये clearly कहा हुआ है jurisprudence के अंदर कि that where a provision of law in grafting serious penal consequences is vague, ठीक है ना, क्या कहा हुआ है कि जहाँ पे एक offense की जो definition है वो vague है, वो clear cut नहीं दी हुई है, such provisions must be construed, such provisions must be interpreted। कैसे इंटरप्रेट करनी चाहिए, जो इंटरप्रिटेशन है ऐसे लॉज की वो वाइड नहीं रखनी है। such provisions must be construed narrow order to bring it within the constitutional framework and must be applied in a just and fair manner। वो कहते हैं just and fair way के अंदर अप्लाई करना चाहिए, lest it unjustly ropes within its ambit persons whom the legislature never intended to punish। नहीं तो वो अपने ambit में किन किन लोगों को ले आएगा, अपने घेराव में किन किन लोगों को ले आएगा जिनको कभी भी लेजिस्लेचर कौन, जो जिन्होंने लॉ बनाया है, कभी भी वो उनको इस ऑफेंस के अंदर नहीं लेकर आना चाहते थे। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है दिल्ली हाई कोर्ट कि जो टेररिस्ट एक्ट है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर कट नहीं है, वेग है डेफिनेशन, वाइड है, तो इंटरप्रिटेशन नैरोली करोगे, एसेंशियल करेक्टर है टेररिस्ट एक्ट का, तभी आप उसको टेररिस्ट एक्ट मानोगे, ऐसे ही किसी भी एक्ट को आप टेररिस्ट एक्ट नहीं मानोगे। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, प्लीज प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने और क्या कहा, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। क्या कोर्ट ने ये कहा, देखते हैं। Since the event that led to the registration of the subject FIR arose from a protest allegedly organized and arranged by the appellant। appellant मतलब जिसने अपील फाइल करी है, ऑब्वियसली उनकी नीचे वाले कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई, तभी वो हाई कोर्ट में आए, तो हाई कोर्ट में आए तो क्या हुआ, अपील हुई, ठीक है ना, जब आप ऑर्डर को चैलेंज करते हो, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि इनके अगेंस्ट FIR क्यों रजिस्टर हुई, क्योंकि दे वर प्रोटेस्टिंग, राइट। Observe that protests against government and parliamentary actions are legitimate and though such protests are expected to be peaceful and non-violent, it is uncommon for protesters to push the limits permissible in law। The line between the constitutionally guaranteed right to protest Article 19 and terrorist activity seems to be getting somewhat blurred। वो कहते हैं कि वो कर तो प्रोटेस्ट ही रहे थे ना, वो कर तो प्रोटेस्ट ही रहे थे ना, ठीक है ना, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप उसको टेररिस्ट एक्टिविटी का नाम नहीं दे सकते। पुलिस फाइल्ड अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द पुलिस फाइल्ड द अपील, द पुलिस इन देयर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट क्लेम that the high court had lost sight of the evidence in the case। it was not a simple protest by students, there was evidence of terrorist activity। पुलिस क्या कह रही है कि कोर्ट ने कहा कि ये सिंपल प्रोटेस्ट थी, नो दिस was not a simple protest, instead there is evidence that this was a terrorist activity, right। so this is what is the case all about। what is unlawful activities prevention act, UAPA इसकी फुल फॉर्म है, प्लीज नोट कर लीजिए, was passed in 1967। it aims at effective prevention of unlawful activities in India। prevention of unlawful activities, unlawful activity refers to any action taken by any individual or association intended to disrupt the territorial integration and sovereignty, हमारी unity and independence को खतरा हो, ठीक है ना, ऐसा। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर एसोसिएशन और इंडिविजुअल टू बी अनलॉफुल, ठीक है ना, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं इस लॉ के अंदर कि ये एसोसिएशन या ये इंडिविजुअल अनलॉफुल है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि ये particular organization has been declared as unlawful। where any association or individual has been declared unlawful by a notification issued, the central government shall within 30 days from the date of the publication of the notification refer the notification to the tribunal for the purpose of adjudicating, ठीक है ना। क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो नोटिफाई कर सकती है कि ये इंडिविजुअल या ये एसोसिएशन अनलॉफुल है, और उसके बाद विद इन 30 डेज रेफर कर सकती है ट्रिब्यूनल को कि आप देखो वेदर और नॉट देयर इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर डिक्लेयरिंग द एसोसिएशन और इंडिविजुअल अनलॉफुल। तो ये UAPA है। Supreme Court observed that all states must implement the One Nation One Ration Card, that is ONORC
scheme. Please make a note of the same. What is ONORC? We are going to see in a while. But ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही थी रिलेटेड टू द इशू ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. उसके अंदर बताया गया कि कुछ स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड असम हैव नॉट येट इम्प्लीमेंटेड द स्कीम. ठीक है ना. तो कोर्ट ने कहा कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल स्टेट्स मस्ट इम्प्लीमेंट दिस स्कीम. ठीक है ना. अभी हम पढ़ेंगे कि ये स्कीम क्या है. द स्कीम अलाउज माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट राशंस एट द प्लेस ऑफ देयर वर्क इन अदर स्टेट्स एज वेल एज वेयर देयर राशन कार्ड्स आर नॉट रजिस्टर्ड. स्कीम क्या अलाउ करती है? नॉर्मली स्कीम जो राशन कार्ड की स्कीम होती है, आप जहाँ पे रजिस्टर्ड होते हो वहीं पे आप अपना राशन ले सकते हो. वहीं से आप मान लीजिए कोई दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो उसको दिल्ली में ही राशन मिलेगा. ठीक है ना. अगर वो कल को यूपी चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, तो वहाँ पे उसको नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा एंड देन द पर्सन वुड स्टार्ट गेटिंग द राशन. राइट. तो इसके अंदर क्या है? स्कीम अलाउज माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट राशन एट द प्लेस ऑफ देयर वर्क इन अदर स्टेट्स एज वेल एज वेयर देयर राशन कार्ड्स आर नॉट रजिस्टर्ड. ठीक है ना. अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है वहाँ पे राशन कार्ड, उनको तब भी राशन मिलेगा. What is ONORC? One nation, one ration card plan for nationwide portability of ration cards under the National Food Security Act 2013. Important. Please note. क्या है? Plan for national wide portability of ration. Under ONORC, the beneficiaries, if desired, can lift their entitled food grains from any electronic point of sale device. Please make a note of this. Please make a note of this. Electronic point of sale device enabled fair price shop of their choice by using their same or existing ration cards with biometric authentication on the EPOS डिवाइस. मतलब जो भी राशन कार्ड है वो ये मशीन के पास जाएंगे, उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और वो कहीं से भी फूड ग्रेन्स जो हैं वो ले सकते हैं. ठीक है ना. दे कैन लिफ्ट फूड ग्रेन्स ऑन द EPOS डिवाइस एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग द फूड ग्रेन्स थ्रू पोर्टेबिलिटी. ठीक है. तो इनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग द फूड ग्रेन्स एंड वो कहीं से भी एनी स्टेट एनी प्लेस. राइट. The Targeted Public Distribution System (TBDS) under NFSA, that is National Food Security Act, is operated under the joint responsibility of the central and the state or UT governments. तो क्या है इसके अंदर? पहले क्या होता था कि जहाँ का राशन कार्ड है, जहाँ आप रजिस्टर्ड हो, वहाँ पे शॉप होती थी, आप शॉप पे जाते थे और वहाँ से आपको राशन मिलता था. ठीक है. बट अब क्या हो गया है कि आप कहीं पे भी, मान लीजिए आज आप दिल्ली में हो बट फिर आपकी कहीं और जॉब लगी, माइग्रेंट वर्कर कहीं और चला गया, यूपी बिहार चला गया, अपने घर वापस चले गए या महाराष्ट्र चले गए या तमिलनाडु चले गए, तो उन्हें राशन कार्ड की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यही वाला सेम राशन कार्ड कहीं पे भी वो जाएंगे, अपनी EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पे जाएंगे, उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और उनको फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे, उनको खाना मिल जाएगा. सो दिस इज अ बिग change and you should know about this scheme. Please make notes of this scheme. Very order allowing districts to grant citizenship to minorities not related to CAA, center tells SC. तो एक नोटिफिकेशन आई है जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो गया है बिकॉज एक साइड कह रही है, क्या कह रही है कि जो CAA है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमने सिर्फ जो अपनी पावर है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को दी है सो दैट जो सिटीजनशिप देने का काम है वो जल्दी से हो जाए, वो डिले ना हो. राइट. तो हम देखते हैं कि क्या स्टोरी है. Let's see what is the background of the case. Now, on 28th May 2021, Center issued a notification which stated that the collectors of the districts have been empowered to exercise the powers of the central government under Section 5 for registration as a citizen of India of a grant of certificate of naturalization under Section 6. तो basically एक नोटिफिकेशन, सेंटर क्या कह रहा है कि हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसके अंदर हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है टू गिव सिटीजनशिप, वो हमने किसको दे दी? वो पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी? किसको एम्पावर कर दिया? हमने कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को, फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन देखो, सिटीजनशिप जो है, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो आप डिफरेंट वेज से ले सकते हो एंड वन ऑफ द वेज इज नेचुरलाइजेशन, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन देना होता है एंड उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है, स्टे से रिलेटेड कि इतनी देर, इतने ईयर्स आप इंडिया में रुक चुके होने चाहिए एंड ये सब कुछ. ठीक है ना. तो वन ऑफ द वेज टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज नेचुरलाइजेशन.
wherein you have to give an application, ठीक है, and fulfilling some conditions. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमने तो ये पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दी है, नथिंग एल्स, ठीक है ना, ऐसा कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है. और क्या कहा, द बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन वॉज ओनली फॉर दोज refugees who belong to minority communities in Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Hindus, Christians, Jains, Buddhists and Parsis. और ये क्या कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन के, आई कुडंट गेट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो पता नहीं ये है, बट हाँ ये कहा जा रहा है ऐसा कि जो ये बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन है वही CAA के अंदर क्या कहा गया था कि कौन कौन सी कंट्रीज जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हैं, एंड मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया था, बाकी मोस्टली सभी कम्युनिटीज़, उनको कहा गया था कि दीज आर द कम्युनिटीज़ दैट आर गेटिंग परसिक्यूटेड, मतलब जिनके साथ क्रूअल बिहेवियर हो रहा है, बिकॉज दीज आर माइनॉरिटी. तो क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ से, तो जो ऑपोजिट पार्टी है वो कह रही है कि ये तो CAA ही है, क्योंकि CAA के अंदर भी तो यही कहा था ना कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है वहाँ पे, हिंदूज, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज एंड मुस्लिम्स बीइंग द मेजॉरिटी, उनको हम छोड़ रहे हैं, तो ये तो CAA ही एप्लीकेबल हो गया, ठीक है ना. नाउ चैलेंज बाय द, अब ये चैलेंज कर दिया गया, चैलेंज बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग. Home Ministry had told the Supreme Court not to stay the Citizenship Amendment Act as it had yet not framed the rules. तो क्या हुआ था, ये चैलेंज हो रखे हैं, ठीक है ना, CAA हैज़ बीन चैलेंज्ड, ठीक है, बहुत सारे पिटिशन फाइल हो रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर होम मिनिस्टर ने कहा था कि अभी स्टे मत करो, अभी हम रूल्स बनाएंगे तब आप देखना कि क्या है. तो मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि दिस इज़ रॉन्ग, ये यू टर्न लेके कहीं ना कहीं CAA को अप्लाई कर रहे हैं. द IUML contended that the May 28 notification was an attempt to go around the submission to the Supreme Court. तो वो कहते हैं कि उल्टे पुल्टे से कर वो CAA अप्लाई करना चाहते हैं, राइट. What is the government saying? Government क्या कह रही है, May 28 order delegating power to the collectors of 13 districts in 5 states to grant citizenship to non-Muslims from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh has no relation whatsoever with the controversial Citizenship Amendment Act. वो कहते स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इसका कोई लिंक नहीं है CAA से. द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज इट्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट. वो कहते हैं हम सेक्शन 16 के अंदर ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट के अंदर हमारे पास पावर है. इट इज़ मेयरली अ प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर देना, ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एम्ड एट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द सिटीजनशिप एप्लीकेशंस ऑफ सच फॉरेनर्स, ठीक है ना. तो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ application. Now, it has no relation whatsoever to the CAA. The government reasoned that the notification did not provide for any relaxations to the foreigners and applied only to foreigners who had entered the country legally. वो कहते हैं हम कोई relaxation नहीं provide कर रहे, but only condition is जिन्होंने जो legally country enter करें. The applicants should possess valid documents such as passports and Indian visa. राइट. तो वो कहते हैं कि एप्लीकेंट्स ये किसके लिए हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास पासपोर्ट्स हैं, जो इंडियन वीज़ा, जो लीगली इंडिया में आए हैं, ठीक है ना. बट CAA किसको एप्लीकेबल है, कोई भी जो जैसे मर्जी आया हो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो लीगली या इलीगली एंटर हुए हैं. ये किसका स्टैंड है, गवर्नमेंट का स्टैंड है. अगेन अ डिस्क्लेमर, I am not taking anyone's side. I am just putting out the facts here. So please don't comment say, oh, you're taking side and anything of that. What are the petitioners saying? जिन्होंने petition file किया है, IUML said the May 28 order was a deliberate ploy to implement CAA. वो कह रहे हैं कि ये CAA तो implement हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ठीक है. Section 16 देखते हैं क्या है, delegation of power. The central government may by order direct that any power which is conferred on it by any of the provisions of this act, जो central government के पास power है, other than those of section 10 and 18, shall in such circumstances and other such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by such officer or authority as may be specified. Central government की जो कुछ powers हैं वो किसी officer को या authority को भी pass on कर सकते हैं, और government कह रही है कि हमने यही किया है. That is what is section 16 of the Citizenship Act. High courts cannot decide when investigative agencies should arrest an accused, the Supreme Court said in an order, adding that it is entirely the call of the probe officers. Supreme Court ने क्या कहा कि हाई कोर्ट नहीं बता सकता इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि आपको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं. ये किसका डिसीजन होगा, किसका डिसीजन होना चाहिए, प्रॉब ऑफिसर्स का, ठीक है. Now what did the court say? This is another direction issued by High Court which read as under.
The investigation officer is directed to take the accused into custody and produce him before the concerned jurisdictional court. क्या कहा ऑर्डर में कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था, उन्होंने ये कॉपी किया है यहाँ पे। क्या कहा था हाई कोर्ट ने कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो आईओ है, उसको डायरेक्ट किया जाता है कि आप अक्यूज्ड को, जिसने कोई क्राइम कमिट किया है अक्यूज्ड को अरेस्ट करो, ठीक है ना, आप कस्टडी में लो और उसको जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है ना। ये कहा हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वी फाइंड दैट सच डायरेक्शन टू टेक द अक्यूज्ड इनटू कस्टडी इज टू बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की, वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, मतलब हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट करे आईओ को कि आप अक्यूज को कस्टडी में लो, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेदर एन अक्यूज्ड इज लायबल टू बी अरेस्टेड इज बेस्ड अपॉन द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल कलेक्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन विच मे बी कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर क्राइम। ये कौन डिसाइड करता है, आईओ डिसाइड करता है, क्योंकि उससे पता है कि इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग क्या अक्यूज्ड जिसे कहा जा रहा है उसके अगेंस्ट कितना ज़्यादा मटेरियल है, कितने ज़्यादा एविडेंस है कि हाँ अक्यूज ने ही ऑफेंस कमिट किया है, राइट। तो ये कौन डिसाइड करेगा, आईओ डिसाइड करेगा कि अरेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये हाई कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता। It is for the investigation agency to whom the investigation has been entrusted to take a call as to when the petitioner is to be arrested. ये कौन कॉल ले सकता है, आईओ या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, वो डिसाइड करेगी कि कब अरेस्ट करना है कब नहीं, हाई कोर्ट नहीं बोल सकता। Therefore, the condition number 3 in the impugned order dated so and so is set aside and quashed. तो जो ये कंडीशन थी ये set aside कर दी गई, ये quash कर गई। impugned order, impugned का मतलब होता है the order in challenge। impugned किसी भी आगे चीज़ के आगे लग गया तो मतलब वो challenge है, that particular thing has been challenged। ये याद रखना, लीगल वर्ड है, जजमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। विद द अबव ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्शंस द स्पेशल लीव पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि हु हैज़ द पावर टू अरेस्ट द अक्यूज्ड, आईओ हैज़ द पावर टू टेक द डिसीजन। कोर्ट नहीं बोल सकता कि अक्यूज को अरेस्ट करो, ये कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट इस केस में। In the Supreme Court to pay rupees 4 lakh compensation to the families of every COVID-19 victim। जिसकी भी COVID-19 की वजह से डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को 4 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन पे करनी चाहिए, ऐसा केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। नाउ लेट्स सी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पिटिशनर। जो पिटिशनर कौन होता है, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट मेनी टाइम, पिटिशनर इज द पर्सन हु हैज फाइल्ड द केस, यू शुड नो दिस, राइट। नाउ द पर्सन हु हैज फाइल्ड द केस, द आर्ग्यूमेंट इज, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, लेट्स रीड। Under Section 12 of the Disaster Management Act 2005, every family whose member died due to the disaster is entitled for ex gratia compensation। तो वो क्या कह रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि सेक्शन 12 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कहा गया है एवरी फैमिली, हर फैमिली जिसके मेंबर की डेथ हुई है, who has died due to the disaster is entitled to ex gratia compensation। ठीक है ना, कौन सा सेक्शन कहते हैं, सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, राइट। नाउ व्हाट इज ex gratia compensation? Ex gratia is by favor. Ex gratia is means a favor. It is a Latin term which means by favor. When something has been done ex gratia, it has been done voluntarily out of kindness or grace. In law, an ex gratia payment is a payment made without the giver recognizing any liability or legal obligation. But once it is agreed that this much amount is to be paid, then legal obligation may come into effect. So it is basically a favor, right? So this you need to keep in mind. Now, since COVID-19 has been declared as a disaster, it has been declared a disaster as per the order dated 8th April 2015. Now, you need to understand that COVID-19 has been declared as a disaster under Disaster Management Act 2015, and under Section 12, if anything which has been declared as a disaster, person dies, then the family has to be compensated, right? So this you need to keep in mind. You need to make a note of it. Now, there was an order of 8th April 2015 that has been discussed, which says every family whose member dies due to the disaster is entitled for ex gratia compensation of rupees
4 लाख। अब वो पिटिशनर ये क्यों कह रहा है कि 4 लाख पे करो, बिकॉज एक ऑर्डर है 8 अप्रैल 2015 का, उसमें कहा गया है कि जब कोई किसी चीज़ को डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है, कर दिया गया, और उसमें किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को कितनी कॉम्पनसेशन दी जाएगी, ₹4 lakh. Right. Now, what is central government's argument? Central government says ex gratia compensation of ₹4 lakh cannot be paid to the families of those who have died of COVID-19 as the finances of state governments and the center are under severe strain. गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ऑलरेडी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का. इट हैज़ बाय वेज ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड रिलीफ अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 टेकन सेवरल स्टेप्स प्रोवाइडिंग फॉर सब्सटेंशियल एंड स्पीडी मेजर्स बाय वे ऑफ इंक्रीज इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी टू एवरी सिटीजन. गवर्नमेंट ने कहा है कि सेक्शन 12 के अंदर जो बाकी कहा गया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करना है, जैसे कि शेल्टर, हेल्थ, हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 क्या कहता है, वो गवर्नमेंट ने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करी है. ये आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट का. हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ. मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ आर्ग्यूमेंट में गवर्नमेंट ने बात करा कि हम वो प्रोवाइड करें. अब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ क्या है? द नेशनल अथॉरिटी शैल रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर विच शैल इंक्लूड. तो नेशनल अथॉरिटी जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, और वो जो गाइडलाइंस होंगी वो किस चीज़ के अराउंड होंगी, क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए वो गाइडलाइंस बनानी है, वो देखते हैं. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड in the relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation. Special provisions to be made for widows and orphans. वो कहते हैं special provisions बनानी चाहिए जो widows हो गई हैं और जो orphan हो गए, जिन बच्चों के parents मर गए हैं. Ex gratia assistance on account of loss of life, ये compensation की बात कर रहे हैं. ये सेक्शन यहाँ से कॉम्पनसेशन कह रहे हैं क्योंकि सेक्शन 12 कहता है कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करना है. दोबारा पढ़ते हैं. एक्स ग्राटिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेज एंड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है ना. जैसे अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, घर को भी डैमेज होता है, क्या लाइवलीहुड को भी डैमेज होता है. तो वो सिनेरियो कोविड-19 में नहीं है. सच अदर रिलीफ एज मे बी नेसेसरी. तो ये है सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. The last 2 decades have witnessed tremendous progress in establishing civil rights for LGBTQI+ community. Editorial in The Hindu. तो ये एक एडिटोरियल था द हिंदू में. जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर में, द इंडियन एक्सप्रेस में, अगर आपको कोई टॉपिक लगे जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, ठीक है ना, कभी कभी टॉपिक्स रेलेवेंट भी नहीं होते, बट जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके आपको अच्छे से एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए क्योंकि रिसर्च करी होती है उसमें बहुत अच्छे से. तो ये इसमें मैंने जजमेंट्स पिक करी हैं, एक एडिटोरियल में से पढ़ लेते हैं. अरुण कुमार एंड सरीजा वर्सेस द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अदर्स. इन 2019 द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हेल्ड दैट द टर्म ब्राइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड्स ट्रांस वुमेन एंड इंटरसेक्स पर्सन्स आइडेंटिफाइंग एज वुमेन. क्या हुआ था 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने ब्राइड, जो टर्म ब्राइड यूज करी है HMA के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उसके अंदर कहा था ब्राइड सिर्फ वुमेन ही नहीं है, ट्रांस वुमेन भी है, इंटरसेक्स पर्सन्स भी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया एज वुमेन. देयरफॉर अ मैरिज सॉल्मनाइज्ड मैरिज जो हुई बिटवीन अ मेल एंड अ ट्रांस वुमेन बोथ प्रोफेसिंग द हिंदू रिलीजन इज डीम्ड टू बी अ वैलिड मैरिज अंडर द एक्ट. ठीक है ना. जो मैरिज मेल और ट्रांस वुमेन के बीच में हो रही है वो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा इट इज वैलिड. ये 2019 की जजमेंट है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर LLM और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट्स पूछी जाती हैं तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए. ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है. ये किसके बेसिस पे दी गई थी? साफिन जहान वर्सेस अशोकन KM एंड अदर्स. इसके अंदर 2018 के अंदर कहा गया वेयर इन द राइट टू चूज एंड मैरी अ पार्टनर वॉज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम. मतलब राइट टू चूज अ पार्टनर, क्या राइट टू चूज अ पार्टनर, और जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे शादी करना क्या कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम है. बाय डूइंग सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंटीमेसीज ऑफ मैरिज लाई विद इन अ care zone of privacy which is inviolable, that is cannot be infringed, and that society has no role to play in determining our choice of partners. ठीक है ना. तो right to choose your partner
रिकॉग्नाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड इट वाज सेड दैट सोसाइटी इट इज अ प्राइवेट जोन wherein the society has no role to play. Right now, the only logical interpretation from reading these cases together, it is apparent that any legal or statutory bar to same-sex and queer marriages must necessarily be held to be unconstitutional and specifically violative of Article 14, 15 and 21 of the Constitution of India. Right, तो ये ओपिनियन दी गई है एडिटोरियल के अंदर. ऑथर कह रहा है कि अगर हम इन दोनों जजमेंट्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो क्या मतलब निकलता है कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो इलीगल नहीं है, वो उनको इलीगल कंसिडर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. वन मोर थिंग, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस. व्हाट आर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस? द डोमेन ऑफ मैरिजेस इंक्लूडिंग रिलीजियस मैरिजेस कैन नॉट बी इम्यून टू रिफॉर्म एंड रिव्यू. Self-respect marriages were legalized in Tamil Nadu and subsequently in Puducherry through amendments to the Hindu Marriage Act 1955. Self-respect marriages commonly conducted among those who are part of the Dravidian movement have done away with priests and religious symbols such as fire or सप्तापति जो फेरे लेते हैं आग के आसपास. इंस्टेड solemnizing of self-respect marriages only requires an exchange of rings or garlands or tying of the Mangal Sutra. Such reform of the Hindu Marriage Act 1955 to bring self-respect marriages under its very umbrella is seen as a strong move towards breaking caste-based practices within the institution of marriage. राइट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज क्या होता है? ना तो उसके अंदर प्रीस्ट होगा, ना फायर होगी, और ना ही सप्तपति होगी, मतलब ना ही फेरे होंगे, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस हैं. राइट, सो यू नीड टू क्विकली मेक शॉर्ट नोट्स कि अरुण कुमार एंड सरीजा में क्या हेल्ड किया गया था, अशोकन केएम में क्या हेल्ड किया गया था केस के अंदर, और सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस क्या होती है. राइट, सो वेन एवर यू रीड any editorial and you see that there are some judgments that have been discussed, make a note of those judgments, because rights of LGBTQIA plus community are discussed because of the Madras High Court judgment, because of various judgments that are coming up. Right, so this topic is a burning topic, is an important topic. Okay, so Standing Committee on Information and Technology headed by Congress leader Shashi Tharoor. Now please make a note that there is a Standing Committee on Information and Technology, and that is being headed by whom? Shashi Tharoor. Has summoned Twitter representatives to appear before the panel to hear their view on the steps they had taken to prevent the misuse of social media and online news. Now Twitter is in news every day in the newspaper because they are not following the IT rules. They have not followed the IT rules. That's why they are in question, and they have taken certain steps that are questionable. Right, so we are going to discuss them, and also they are being questioned by the Standing Committee on Information and Technology, that is headed by whom? Shashi Tharoor. Twitter was questioned by members of the Standing Committee on Information and Technology on non-compliance with the IT rules, usage of the manipulated media tag and fact-checking. So what is this manipulated media tag? So what has Twitter started doing is that it says that if Twitter finds that any tweet, any video, or the content that has been shared on Twitter is not real, it is fabricated, or it has been altered, it can be a video, it can be audio, it can be images, right? So it will tag that tweet as, will tag that content as manipulated media. Right, so this is one of the new policies, you can say, of Twitter, and Twitter has started doing this. So now they're questioning this policy of Twitter also, that on what basis you are tagging the the content as manipulated media and stuff like that, and what are the basis of your fact checking. So they were questioned on this. Committee members unanimously were critical about Twitter dragging its feet on complying with the new IT rules. The Twitter officials claimed that they abided by their policy. The member sources told Twitter that the law of the land is supreme. According to sources, members of the panel also asked Twitter why it should not be fined, as it has been found violating the rules of the country. So yeah, it is not following the rules, so that happened. Twitter representatives remained non-committal about the timeline by when they will be able to comply fully with the rules. We have also asked for a written reply to a set of questions, one of the members said. BJP MPs also questioned Twitter on its fact-checking policy, pointing out that BJP spokesperson Sambit Patra was promptly given the manipulated media tag
While such alacrity, that is such enthusiasm, was not shown in the Ghaziabad case. So what they are saying is that Twitter is discriminating when it comes to tagging any content as manipulated media. It is tagging the post by BJP members as manipulated media because some a tussle going on between Twitter and the central government with regard to the new IT rules. So yeah, that is what is being said. Okay. JNK delimitation panel begins work. Now let's understand what is delimitation. What is delimitation? Delimitation, the action of fixing the boundary or limits of something. ठीक है ना? The action of fixing the boundary or limits of something. ठीक है? Delimitation is the act of redrawing boundaries of Lok Sabha and state assembly seats to represent changes in the population. अब जब भी एक इलेक्शन होता है, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको डिवाइड करते हैं ना वार्ड्स में, करते हैं ना डिवाइड कि इस वार्ड के अंदर ये वाले सेक्टर्स आते हैं या ये वाले विलेजेस आते हैं, ऐसा होता है ना, जो भी होता है, जो भी जगह कुछ अगर सिटी में है तो सेक्टर्स होंगे या एरियाज होंगे, तो इकट्ठा करके एक वार्ड बना दिया जाता है. ठीक है ना, कि इस वाले पार्ट का एक वाले पार्ट का जो होगा वो एक एमपी होगा या एक एमएलए होगा. एमपी मीन्स मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली इज स्टेट असेंबली, राइट. तो ऐसा होता है ना ऐसा. तो इसको ये जो एरिया सेट कर रहे हैं ना, ये चेंज भी हो जाता है. मान लो यहाँ वाले एरिया की पॉपुलेशन कम हो गई तो कहेंगे कि चलो ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना वो इसके साथ में ही इस बार दोनों को इकट्ठा कर देते हैं बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है. बट क्या पता इस वाले एरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई हो. ठीक है ना, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है. तो इस वाला जो पार्ट है, ये वाला जो थर्ड पार्ट है, उसको मे बी कहें कि अब इसका अलग मेंबर होगा एंड उसका अलग मेंबर होगा. ठीक है ना. तो ऐसा सा जो करते हैं, इस चीज़ को जो मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको किया ये. ठीक है ना. तो डीलिमिटेशन क्या है? द डीलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंज इन पॉपुलेशन. ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ गई है, कम हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाउंड्रीज रीसेट करी जाती हैं. ठीक है ना, ताकि हर किसी को जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो सके. इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स इन लोकसभा एंड द टोटल नंबर सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑल्सो चेंज. ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सीट्स जो है एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स इन लोकसभा एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑल्सो चेंज. ठीक है ना, हर स्टेट की नंबर ऑफ सीट्स होती है ना, कि इस स्टेट में से इतनी आ रही है, इस स्टेट में से इतनी आ रही है, मतलब इतने मेंबर्स आ रहे हैं. वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि लोकसभा के अंदर कौन सी स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे. वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पे, मेजरली पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिमिटेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन. किस लिए किया जाता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट. किस लिए किया जाता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए. प्लीज नोट द reason. It also aims at a fair division of geographical areas so that one political party doesn't have an advantage over others in an election. ठीक है ना, तो और भी क्राइटेरिया है मार्क करने के कि ठीक है ये वाली बाउंड्री मार्क करी जा रही है, और वो क्या क्राइटेरिया है कि जोग्राफिकल एरियाज दैट वन पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज नहीं होना चाहिए ओवर द अदर. मे बी आपको पता है कि इस वाले जो एरिया के लोग हैं वो इसी ए पार्टी के साथ जाते हैं, तो ये नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा एरिया ऐसे कर दो क्योंकि ये वाले लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं तो पक्का ए पार्टी ही यहाँ से जीतेगी. तो ऐसा भी नहीं कर सकते. ओके. अब Delimitation Commission for the Union Territory of Jammu and Kashmir has kicked off the exercise by writing to all 20 district commissioners seeking basic topographic information as well as the local administrators in impressions of political aspirations of the district. तो उन्होंने information मांगी है. physical features होता है, topography मतलब physical features, mountain है, valley है, रोड्स कैसा है. ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्या है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एज कितनी है जो पॉपुलेशन है वहाँ पर. ठीक है ना, इनकम कितनी है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोग, माइनॉरिटी कौन है, ऐसी सी इंफॉर्मेशन को हम डेमोग्राफिक कहते हैं. ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन मांगी है डीसी से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, डीलिमिटेशन कमीशन ने.
ठीक है ना। द कमीशन वॉज सेट अप इन February March 2020 हेडेड बाय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इंपॉर्टेंट, कब कमीशन सेटअप किया गया? February March 2020 में, और हेड कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड, राइट। डिलिमिटेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड आस्क्ड टू मार्क आउट असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सीट्स। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज दैट इलेक्शंस फॉर द असेंबली कैन बी हेल्ड। जब ये डिलिमिटेशन हो जाएगी, जब बाउंड्रीज जो है वो सेट कर दी जाएंगी, ठीक है, उसके बाद ही इलेक्शंस हो सकते हैं। द देन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज केप्ट आउट ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज व्हेन इट वॉज कैरिड आउट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन 2002 to 2008। अगेन इंपॉर्टेंट, रेस्ट ऑफ द कंट्री में 2002 से लेकर 2008 के बीच में डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट करी गई थी, बट जम्मू एंड कश्मीर वॉज केप्ट असाइड, ठीक है ना, आउटसाइड रखी गई थी। As delimitation assembly seats was under the Jammu and Kashmir constitution and its separate representation of People's Act, ठीक है ना, तब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी और उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, जो कि अब नहीं है, राइट। द रेन्यूड पुश बाय द सेंटर फॉर टॉक्स हैज रेज्ड होप्स नॉट ओनली फॉर अर्ली असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो ऑफ एन इवेंचुअल रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड which was taken away under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, a reading down of Article 370 of the Constitution, ठीक है ना। तो ये उम्मीद, ये तो फैक्ट्स हैं, देखो ये फैक्ट्स हैं। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब क्या पता जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी है, क्या पता उसको स्टेटहुड मिल जाए। अब व्हाट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द बिल रीऑर्गेनाइजेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर को उसने क्या किया? स्टेट से क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी। एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर, ठीक है ना, यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। अब जो ये यूनियन टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने लक्षद्वीप वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल कंप्राइज ऑफ कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। तो यूटी ऑफ लद्दाख में क्या क्या आ गया? जो मेन सिटीज हैं वो कौन से आ गए? ले और कारगिल आ गए, ठीक है ना। एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कंप्राइज द रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले ले और कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में आते थे, अब ले और कारगिल एक साथ एक यूटी बन गए, लद्दाख, राइट। तो ये हुआ हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। फर्दर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव एन एडवोकेट जनरल टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो हमारे लिए जो मेन चीज हमने याद रखनी है कि हाई कोर्ट ऑफ JNK, वो JNK का ही नहीं हाई कोर्ट है बल्कि लद्दाख का भी हाई कोर्ट है, राइट। ओके, पता चल गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है। Probe against Flipkart. Probe means to examine, to see what has happened, to see if the offense has been committed or not, right? So the Competition Commission of India began an investigation in January last year following a complaint alleging that Flipkart and Amazon promoted select sellers on their e-commerce platforms and used deep discounts to stop something from happening. Stifle का मतलब to stop कॉम्पिटिशन। नाउ व्हाट इज द एलिगेशन कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या कर रहे हैं? वो कुछ सिलेक्टेड सेलर्स को अपनी ई-कॉमर्स, अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना, और क्या बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट्स दे रहे हैं सो दैट एक बारी कंपटीशन ख़त्म हो जाए। जो कंपनीज ऑलरेडी हैं, जो लोग वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो अब आगे से ना कर पाएँ बिकॉज उनको इतना ज़्यादा लॉस हो जाए एंड कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जब सिर्फ कुछ सेलर्स रह जाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपने मन चाहे रेट्स लगा सकते हैं। तो दिस इज़ द एलिगेशन अगेंस्ट फ्लिपकार्ट एंड Amazon, right? So the proceedings were on hold from last 1 year, but now one of the courts last week allowed to resume the probe, right? The fresh appeal from Flipkart filed on June 16, 2021 argues that decision to allow the probe to resume was erroneous and must be put on hold. तो Flipkart क्या कह रहा है कि ये खराब decision है, it is erroneous and it should be put on hold, ये resume नहीं करना चाहिए। Now, what is Competition Commission of India? Competition Commission of India is a statutory body of the Government of India responsible for enforcing the Competition Act 2002. Statute मतलब किसी एक्ट के अंदर जब कोई
कमीशन या कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इट वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 was repealed and replaced by Competition Act 2002. Please, this is important, make a note of this, on the recommendation of Raghavan Committee. This is important, please make a note of the functions and role of Competition Commission of India to eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition. मतलब अगर कोई चीज़ competition ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल competition ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमारी मोनोपोली हो जाए फिर हम मन चाहे रेट्स लगाएंगे, उस चीज़ को ध्यान करना, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म होने से रोकना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। ये कौन देखता है, CCI। To give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any law। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस को ओपिनियन चाहिए competition issues से रिलेटेड तो वो कौन देगा, CCII। जब कोई ओपिनियन मांगी जाती है, जब कोई रेफरेंस रिसीव करेगा CCI तो वो ओपिनियन देगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। मेन और क्या टास्क है, कंज्यूमर वेलफेयर, इंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंप्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कंपटीशन इश्यूज। तो ये है CCI, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हो लीगल करंट अफेयर्स की तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वो चेक कर लेना। हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करना बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल मटीरियल मिलेगा, www.lawgiri.com। लॉगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।